मैंने यहाँ पर अपने लैपटॉप में एक CWMZ के नाम से फोल्डर बनाया है, कोड विद मलिक ज़ीशान के नाम से। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और आपने राइट क्लिक करना है तो ओपन विद कोड का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ये बेसिकली VS कोड है जिसके अंदर मैं अपना कोड जो है राइट आउट करूँगा। तो आपको बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट का कोड करने के लिए किसी भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर आपने C++ का कोड किया है तो आपको इस बारे में आइडिया होगा कि आपको C++ का कोड करने के लिए एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है। बेसिकली आप जो कोड लिख रहे होते हो ना, वो आपका कोड जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जो कंप्यूटर को समझ नहीं आता बल्कि वो इंसानों को इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। तो वो जब इंसान उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, राइट आउट कर रहे होते हैं, तो कंपाइलर उसको क्या करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोड लिखना स्टार्ट कर दें लाइक C++ का, तो उसमें होगा क्या कि हमें लाइक बाइनरी लैंग्वेज में हमें कोड लिखना पड़ेगा। जैसे अगर फर्ज करते हैं आपने किस चीज को प्रिंट करना है, तो अभी के लिए आप C++ में क्या करते हो, सी आउट स्टेटमेंट यूज कर लेते हो। बट अगर आप मशीन लर्निंग के थ्रू सॉरी मशीन लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे होते, तो आपको क्या लिखना पड़ता, 0101101001 की फॉर्म में आपको कोड लिखना पड़ता, ठीक है। तो हर कोड को लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हाई लेवल कुछ ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं लाइक C++। देन हम कंपाइलर का यूज करते हैं जो उस हमारे कोड को, हाई लेवल कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, 01 की फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में। और वो जो कंप्यूटर होता है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो यहाँ पर जो हम वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या कोई भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमें बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक एडिटर होना चाहिए और एक ब्राउजर होना चाहिए। आपकी जो वेबसाइट होती है वो कहाँ पे रन होती है, ब्राउजर में रन होती है। अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी न किसी कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि आपके कोड को रन करता है। बट यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के अंदर आपका जो कोड रन हो रहा होता है वो ब्राउजर में रन हो रहा होता है। लाइक हम क्रोम का यूज करते हैं, तो ये क्रोम क्रोम जो है ये हमारे पास एक ब्राउजर है, ठीक है। तो हम इस ब्राउजर का यूज करेंगे अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए। हमारी वेबसाइट यहाँ पे ब्राउजर में रन होगी और उसी के साथ साथ हमें एक एडिटर चाहिए होगा। अगर फर्ज करते हैं आपका कोई कंप्यूटर, आपका जो लैपटॉप है वो लो लेवल का लैपटॉप है और आप उसके अंदर कोई हाई लेवल का एडिटर नहीं कर सकते, तो आप अपना कोड जो है वो नोटपैड में लिख सकते हैं। आपके लैपटॉप के अंदर नोटपैड अवेलेबल होगा, आप अपना कोड जो है वो नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा वो है VS कोड, क्योंकि VS कोड काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देता है। तो VS कोड जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर VS कोड आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड किस तरह से करना है, अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें बिगनर लेवल से भी हैं जिन्होंने कभी वेब डेवलपमेंट की ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं सुना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बताता चलूँ। आपने यहाँ पर लिखना है VS कोड डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आप विंडो पे हैं तो आपका विंडो का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर मैक पे हैं तो मैक का ऑप्शन है। आप जिस भी चीज़ से हैं आप उसके थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट लोग विंडो यूज़ कर रहे होते हैं, तो विंडो पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग जो है यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो जब आपकी डाउनलोड जो है कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपको वो ऑप्शन पूछेगा, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे और आप उसकी इंस्टॉलेशन जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मोर देन लेस देन 1-2 मिनट में ये जो है ना आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी इशू आ जाता है VS कोड के इंस्टॉलेशन में, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं या आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। तो आप VS कोड जो है इंस्टॉल कर लेंगे। VS कोड को ये हमने लास्ट टाइम जब क्लास ली थी तो उसमें हमने अपना कुछ कोड देखा था। वो यहाँ पर हमारे पास जो फोल्डर है ना वो ओपन खड़ा है। मैंने इसको क्लोज करता हूँ और ये जो हमारा CWMZ के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है, आप जब इसको VS कोड को इंस्टॉल कर रहे होंगे ना तो बीच में आपसे एक ऑप्शन पूछ रहा होगा। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ना बटन पे, उससे पहले आपसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा होगा इनेबल करने के लिए। तो वहां पर एक ऑप्शन होगा ओपन विद कोड का, उसको जब आप इनेबल कर दोगे ना तो उसके बाद आपका ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पर इनेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो उसको इनेबल किया हुआ है। तो अभी जब मैं किसी भी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ओपन विद कोड का जो है ना ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ओपन विद कोड करके मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की हुई है शामिर। अच्छा, तो उसके बाद
अच्छा, इसके बाद जो है ना, हमने इसको VS कोड में अपने फोल्डर को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर अपना जो है हम आज के लिए हम अपना HTML का कोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हमने जो लेना है वो HTML से लेना है। HTML क्या है, मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था वैसे तो, बट दोबारा से मैं आपको जो है ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारी जो वेब डेवलपमेंट है इसमें हम स्टार्ट से हम जो देखेंगे वो देखेंगे HTML। ठीक है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास होता है CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली स्टाइलिंग के लिए यूज की जाती है लैंग्वेज। उसके बाद हमारा आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट जो होती है उसकी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कोई भी हम बटन पे सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो अभी जो हम स्टार्ट लेंगे वो HTML का लेंगे। अभी 1-2 दिन के अंदर हम अपना HTML जो है वो कंप्लीट कर देंगे, कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या, HTML जो होती है वो बेसिकली स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। लाइक जैसे एक ह्यूमन होता है, एक इंसान होता है, तो उसकी जैसे हड्डियों का ढांचा होता है ना, वो उसका स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो उसका HTML है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर Ctrl+N प्रेस करूंगा तो हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, और मैं Ctrl+S करके इस फाइल को सेव करूंगा। ठीक है, कोई भी आपने यहाँ पर फाइल का नाम रख लेना है, बट जो HTML की ऑलमोस्ट डिफॉल्ट लोग नाम रख रहे होते हैं ना, वो इंडेक्स रख रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इंडेक्स डॉट HTML की एक्सटेंशन आपने यूज करना है। ठीक है, कोई भी आप फाइल का नाम रख लें, बट उसके साथ डॉट आपने लिखना है HTML। ठीक है, तो आपकी जो फाइल बन जाएगी वो HTML की फाइल बन जाएगी। तो आपने वेब डेवलपमेंट के अंदर जब भी अपना कोड लिखना है तो आपकी जो फाइल होगी वो डॉट HTML की एक्सटेंशन से होगी। तो इंडेक्स डॉट HTML करके मैं सेव कर देता हूँ, तो हमारी जो फाइल है ना वो सेव हो गई है। अब अपना पूरा का पूरा कोड लिखने के बाद भी आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं HTML के नेम से। बट मैंने स्टार्ट में क्यों किया, जब मैंने उसको डॉट HTML के नाम से सेव कर दिया तो अब हमारे एडिटर को पता चल गया कि ये HTML का कोड लिख रहे हैं, क्योंकि हमने उसको डॉट HTML के एक्सटेंशन से सेव कर दिया। अब वो काफी सारी चीजें हमें हेल्प आउट करेगा। आप जब इंस्टॉल कर लोगे VS कोड को, तो यहाँ पर टॉप में हमारे पास ये जो ऑप्शन शो हो रहा है ना, एक्सप्लोरर का, बेसिकली इसमें फाइल्स होती हैं हमारी। उसके बाद हमारा सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, ये बाकी जो ऑप्शन है उनको छोड़ दो, आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये कुछ जो है ना ऑप्शन ये जैसे रन करने के लिए है, तो आप इस VS कोड के अंदर अपना C++ का कोड, अपना जावा का कोड, हर लैंग्वेज, पाइथन का कोड, हर लैंग्वेज का कोड अपना इस VS कोड के अंदर लिख सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमारे C++ को रन करने के लिए किसी कंपाइलर की जरूरत होती है, तो वो हमें C++ की कोड को रन करने के लिए हमें एक MinGW नाम करके एक हमारे पास कंपाइलर होता है MinGW, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है इस VS कोड के अंदर। तो उसके बाद आपका कोड जो है वो रन होता है। तो हमें इस अभी के लिए अपने कोड को रन करने की जरूरत नहीं है, तो ये बाकी चीजें हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन जो है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे कि लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर आप यहाँ पर सर्च करोगे, आपका लैपटॉप जो है या PC जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ये आपको मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आप दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हम मेरे पास जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ना वो डिसेबल और अनइंस्टॉल के ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपके पास ऑप्शन शो हो रहे होंगे इंस्टॉल और इनेबल। आपने इंस्टॉल कर लेना है तो ऑटोमेटिकली वो इनेबल्ड हो जाएगी। ठीक है, एक ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब मैंने यहाँ पर अपना HTML का कोड लिख लिया और मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। तो मैं इसको जब ओपन कर दूंगा लाइव सर्वर के साथ, तो हमारा कोड हमें दोबारा दोबारा रीलोड नहीं करना पड़ेगा। हमारा कोड जैसे ही हम अपने कोड के अंदर अपडेट करते आएंगे, हम अपने कोड के अंदर कुछ भी न्यू लाइंस लिखते जाएंगे, तो हमारा जो ब्राउजर है वो हमारी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली अपडेट करता जाएगा। हमें दोबारा से कोड को सेव करना और वहां पे जाके रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। जब हम कोड करेंगे तो ये चीज आपको समझ आ जाएंगी। अभी के लिए आप ये देख लो कि ये लाइव सर्वर की आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास काफी सारी इंस्टॉल्ड है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक इंस्टॉल है, ये डेप्रिकेट हो चुकी है, इसको छोड़ दें। ये मेरे पास है ऑटो क्लोज टैग। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर मैं फर्ज करते हैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML का टैग, मैंने इसको ओपन किया ना तो इसने खुद ब खुद ही इस टैग को क्लोज भी कर दिया। अब ये ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि मैंने एक टैग को ओपन किया। मेरी आवाज भी आ रही है, कोई भी नहीं बोल रहा तो ऐसा ना हो मेरी आवाज ही ना आ रही हो। ओके ओके, थैंक यू। मैंने किसी भी टैग को जब ओपन किया तो उसने खुद ब खुद ही मेरे टैग को क्लोज भी कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना जूम कर देता हूँ, तो ये देखो मैंने यहाँ पर ओपन किया तो उसने खुद ब खुद ही
मेरे जो टैग था उसको क्लोज कर दिया। तो ये इस एक्सटेंशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, ये वाली ऑटो क्लोज वाली, ठीक है। ऑटो क्लोज टैग नाम की मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, जो मेरे टैग्स को खुद ब खुद क्लोज कर देती है, जिसको भी मैं ओपन करता हूँ वो उसको क्लोज कर देती है। उसके बाद मेरा आ जाता है ऑटो कंप्लीट टैग, ठीक है। ये क्या करता है, ये जैसे ही फर्ज करते हैं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये क्या करता है। ये काफी सारे टैग्स एक्सटेंशंस जो है मैंने इंस्टॉल की हुई हैं। अब ये ऑटो कंप्लीट क्या करता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने कोड के अंदर, मैंने यहाँ पर लिखा HTML, ठीक है। तो ये मैंने जब इसको एंटर किया तो इसने HTML का टैग खुद ही बना दिया, मेरे टैग को खुद ही इसने क्या किया, लेट मी चेक, ऑटो कंप्लीट, इसने खुद ही कंप्लीट कर दिया मेरे टैग को, ठीक है। तो मुझे खुद से लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर HT लिखता हूँ तो भी हमारा पूरा का पूरा टैग आ जाएगा, ठीक है। तो ये VS कोड के अंदर एक्सटेंशंस का यूज करते हुए हम अपने कोड को इजीली राइट आउट कर लेते हैं। तो ये VS कोड में है सिर्फ। अगर आप लेट्स सपोज आप नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस, इसी की तरह से हमारे पास एटम नाम का एक आ जाता है एडिटर, इसी तरह से हमारे पास सबलाइम आ जाता है, और भी काफी सारे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी का भी यूज करेंगे तो उसमें आपको कोड सब सारी का सारा कोड खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऑटो कंप्लीट इस तरह की कोई भी एक्सटेंशन वहां पे नहीं मिलेगी। बट VS कोड के अंदर आपको इस चीज की फंक्शनैलिटी मिल जाती है कि आप इस चीज को जो है ना, इसको बेसिकली बोल रहे होते हैं बॉयलर ऑपरेट्स, ठीक है। तो ये आपको खुद ब खुद मिल जाते हैं। उसके बाद ऑटो रीनेम की मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। अब इसका क्या बेनिफिट है, जैसे अगर मैं फर्ज करते हैं HTML नाम की मैंने एक टैग बना दिया। अब मैं ओपनिंग टैग के अंदर HTM की जगह पे मैं N लिखता हूं, तो जब मैंने ओपनिंग टैग में N लिखा तो क्लोजिंग टैग में भी वो M N में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ऑटो रीनेम। तो जब मैंने ओपनिंग में रीनेम किया तो क्लोजिंग में भी वो रीनेम हो गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी ये ब्रैकेट पेयर कलर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मैं फर्ज करते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे ना तो उसमें हम ब्रैकेट्स लिखेंगे, लाइक जैसे हम C या C++ का कोड लिख रहे होते हैं तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स का यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें अब जब मोर देन वन आप ब्रैकेट का यूज करोगे, मैं आपको एक फाइल बना के दिखा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ script.js के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं लेट्स सपोज ये एक ब्रैकेट डालता हूँ, इसके अंदर मैं दूसरी ब्रैकेट डालता हूँ, इसके अंदर तीसरी, और फिर ये चौथी। आप अब देखेंगे कि ये जो मैंने पहली पहली ब्रैकेट थी ना, इसका येलो कलर था, अब ये येलो में ओपनिंग हो रही है, येलो में क्लोजिंग हो रही है। उसके बाद ये वाला कलर है, ये इसी कलर में ओपन हो रही है, इसी कलर में क्लोज हो रही है। ये ब्लू कलर में ओपन हो रही है, ब्लू में क्लोज हो रही है। ये उसके बाद दोबारा से येलो आ गया, ठीक है। तो हमें बेसिकली देख के अंदाजा हो रहा है कि हमारी ब्रैकेट कहाँ पे ओपन हो रही है और वो कहाँ पे क्लोज हो रही है। तो इसने क्या किया, हमारी ब्रैकेट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिए। तो ये एक्सटेंशन जो है ब्रैकेट पेयर क्लोजर, ये एक पेयर को एक सेम कलर दे देती है, ठीक है। ब्रैकेट के पेयर को सेम कलर दे देती है, जिससे हमें कोड लिखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अभी के लिए ये कोबाल्ट है, ये थीम के लिए। आप अगर VS कोड को इंस्टॉल करेंगे ना तो आपका VS कोड थोड़ा सा इससे अलग दिखेगा, वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। मेरा जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, मैंने इसके अंदर कुछ थीम लगाए हुए हैं। लाइक आपका मोबाइल होता है ना, मोबाइल फोन के अंदर आप जब डिफरेंट डिफरेंट थीम से आप वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हो, सेम वैसे ही मैंने जब इसका थीम चेंज किया है ना, तो इसके कुछ लुकिंग, ये थोड़ा सा लुकिंग गुड हो गया, ठीक है। गुड लुकिंग जो है ना दिख रहा है आपको। तो मैंने इसके अंदर कुछ थीम्स इंस्टॉल किए हुए हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये ES जो है ना 7, ये एक्मा स्क्रिप्ट 7 और रिडक्स के लिए ये एक्सटेंशन यूज होती है। अभी के लिए आप ये ना भी करें तो भी आपका चलेगा, ठीक है। मैंने उस पर क्लिक किया तो हमें वो लेके गया गूगल पे, ठीक है। इतनी आप कर लें वो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी मजीद आपको एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी एक्सटेंशन की आपको जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी हमने फाइल्स क्रिएट की होंगी यहाँ पे हमारे पास शो हो रही होंगी। अभी हमने index.html और script.js ये दो फाइल्स क्रिएट की हैं, तो ये हमें यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट कर दूँ। मुझे आप काइंडली बता देंगे कि आपको जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा हुआ है ये आपको नजर आ रहा है, या मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा सा। मुझे आप क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, सर नजर आ रहा है। ठीक है।
मुझे क्लास में साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाएंगे, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हर बार क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो अब क्लास में एक्टिव भी तभी बैठेंगे जब मेरे क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप क्लास में एक्टिव रहें। ओके। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ना किया करें, आप मुझे यहीं पे क्लास में बता दिया करें। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पर चैट है, यहाँ पर आप अपना माइक्रोफोन इनेबल कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं HTML का कोड। HTML में आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको कोई भी काम करना है ना, उसके लिए आपको टैग्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट टैग आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपने index.html की एक्सटेंशन से आपने फाइल को सेव किया, उसके बाद हमें टैग्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये टैग की ओपनिंग, और ये हमारा टैग होता है ओपनिंग, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा टैग होता है क्लोजिंग। ये मैंने टैग को ओपन किया, ये मैंने टैग को क्लोज कर दिया, ये हमारा टैग की जो है ना सिंबल है, ठीक है। अब जो भी टैग होगा हम उसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। अब आपने एक चीज याद रखनी है, कुछ टैग्स ऐसे भी होंगे जिनको क्लोज करने की हमें जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हम उसको ओपन करेंगे। अब आपने याद कैसे करना है, ऐसी मतलब ये चीजें आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। अब फर्ज करते हैं, ये वैसे वैसे चीज ये हम बाद में देखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर हम एक टैग अप्लाई कर रहे होंगे, तो उसका ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। लाइक हमारा एक कोई भी नेम है, जैसे मैं जिशान ही लिख लेता हूँ, तो ये नेम के ऊपर हम कोई भी फंक्शनैलिटी या कुछ भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसका ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा, और वो वर्ड उस ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में आएगा। अगर कोई भी ऐसी चीज हमें कोई भी ऐसा काम करना होगा जो किसी एक चीज के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए हमें क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम आगे देखेंगे, अभी के लिए आपको थोड़ा सा ये चीज ये डिफिकल्ट लग रही होगी। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, आपने एक बात याद रखनी है कि आपको सबसे पहले HTML का टैग लिखना है। ये मैंने ओपन किया और क्लोज कर दिया, HTML का कोड जो होगा वो HTML के टैग के अंदर आएगा, ठीक है। HTML का टैग लिख दिया, इसके अंदर हम जो है ना सबसे पहले अगर मैं आपको कोई भी गूगल में जाके वेबसाइट दिखाऊं, मैं आपको क्रोम दिखाता हूँ। मेरे पास अजान आ रही है, अजान सुनते हैं तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी मैंने म्यूट किया हुआ था, मेरी तरफ अजान आ रही थी। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, W3 स्कूल। आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है, ये आपके ये जो वेबसाइट है ना, ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी, ठीक है। इसके ऊपर ये वेबसाइट पे वैसे तो हर लैंग्वेज का कोड पड़ा है, हर लैंग्वेज की इसमें डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है, बट ये जो बेस्ट है ना वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए है, ठीक है। सबसे बेस्ट है। W3 स्कूल्स नाम से ये वेबसाइट है, W3schools.com। तो आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है।
और आई होप सो कि आपको किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कोड की, तो ये वेबसाइट का ही कोड आपको सबसे सूटेबल लगेगा और सबको सबसे ईजी लगेगा। तो हम जो है ना अभी के लिए क्या देख रहे हैं कि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर जो टॉप में, मैंने वेबसाइट को स्टार्ट से ही ह्यूमन से कंपेयर किया था। तो अगर ह्यूमन को देखो आप, तो ह्यूमन की टॉप में क्या होता है, हेड होता है, उसका सर होता है, और उसके नीचे उससे बॉडी होती है। ठीक है, सेम वैसे किसी भी वेबसाइट में टॉप में क्या होता है, हेड होता है, और नीचे उसकी बॉडी होती है। ठीक है, तो हेड के ऊपर, हेड के अंदर हमारे पास टॉप में टाइटल होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है W3 स्कूल ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स, तो ये इस वेबसाइट का टाइटल है। किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो उसका टॉप में टाइटल नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी जो HTML के टैग के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक उसका हेड और एक उसकी बॉडी। तो हम हेड का टैग, ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके बाद हमारा बॉडी का टैग। ठीक है, ये हमारा बॉडी का टैग होता है। अब हेड के टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि हेड के अंदर हमारे पास टाइटल होता है। तो टाइटल को यूज करने के लिए दोबारा से हम टाइटल का टैग यूज करेंगे, और इस टैग के अंदर हम अपना टाइटल लिखेंगे। लाइक हम लिख देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया माई फर्स्ट वेब पेज टाइटल के अंदर। अभी मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर खोलता हूँ, तो हमारा जो कोड है वो यहाँ पर रन हो गया, और टॉप में आपको टाइटल नजर आ रहा होगा माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट के हेड के अंदर हमने टाइटल का टैग यूज किया, और टाइटल के टैग में अपना टाइटल लिख दिया माई फर्स्ट वेब पेज। अगर आपके पास विंडो 10 या उससे ऊपर है तो आपका लाइव सर्वर जो है वो चलेगा, अदरवाइज आपकी जो अगर विंडो 7 है या कोई भी, तो फिर आपका लाइव सर्वर नहीं चलेगा। फिर आपको अपना कोड रन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो फोल्डर हमने बनाया हुआ था CWMZ के नेम से, उसके अंदर आपने index.html की फाइल जो कि आपने अभी रन की थी ब्राउजर में, हमारे 10 मिनट के बाद क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ टाइम लेगी कन्वर्ट होने में, उसके बाद हमें क्लास, आपने इसी लिंक से, सेम लिंक से दोबारा से क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो हमने index.html के नेम से इस फाइल को क्रिएट किया हुआ है। जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारी फाइल ऑटोमेटिकली ब्राउजर में रन हो जाएगी। अभी हमारी फाइल इस तरह से रन हो रही है, और ये साथ ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर करके इसको ओपन कर लेता हूँ। अब दोनों तरह से हमारी फाइल जो है वो रन हो रही है। अब नीचे बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अपनी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके अपनी फाइल को यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और साथ में इधर मैंने क्या किया हुआ है, लाइव सर्वर ओपन किया हुआ है। तो जब मैं इस पे जाता हूँ तो मैंने जो बॉडी में अपडेट किया है वो मेरा डिस्प्ले नहीं हो रहा, बट अगर मैं लाइव सर्वर वाले में जाता हूँ तो यहाँ पर जो भी हमने अपडेट किया था अपने कोड में वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। अब डिफरेंस क्या है, इसको हमें दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा कोड जो भी था वो दोबारा से अपडेट हो गया, रन हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया कि लाइव सर्वर के थ्रू हमारी कौन सी हमें फैसिलिटी जो है ना वो मिल रही है, और विदाउट लाइव सर्वर, बट मैं, अच्छा, ओके। तो लाइव सर्वर से क्या था, हमें दोबारा दोबारा रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज, आपने यहाँ पर सेटिंग में आना है, और सेटिंग के अंदर यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, और फर्स्ट वन आपके पास होगा ऑटो सेव। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है ना ऑफ होगा जब आप फर्स्ट टाइम VS कोड को इंस्टॉल करोगे। आपने आफ्टर डिले कर देना है, या ऑन फोकस चेंज, ऑन विंडो चेंज, कोई भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको बार बार अपना कोड सेव नहीं करना पड़ेगा। स्टार्ट में आपका सेव जो होगा वो ऑफ होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अपना कोड अपडेट किया, फिर कंट्रोल S प्रेस करना पड़ेगा, फिर से कंट्रोल S प्रेस करना पड़ेगा। बार बार आप जब कंट्रोल S प्रेस करते जाओगे तो आपका कोड सेव होता जाएगा। तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करोगे, और ऑटो सेव में जाके यहाँ पर आपका ऑफ होगा बाय डिफॉल्ट। इन तीनों में से आपने कोई भी ऑप्शन जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपका ऑटो सेव इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोबारा से कोड अपना सेव नहीं करना पड़ेगा, और लाइव सर्वर चलाओगे तो आपको कोड अपना यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आपके कोड को अपडेट करती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर हमने जो भी लिखा है वो हमारी स्क्रीन पर जो है ना डिस्प्ले हो गया है। तो अब मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हमें जो है ना VS कोड एक लोरम इप्सम का पैराग्राफ देता है। ये डमी पैराग्राफ है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने LO लिखा,
और यहाँ पर आपके सामने लोरम लिखा हुआ आ रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने एक पैराग्राफ आ गया। अब ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, नीचे स्क्रोलर चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, Alt Z का बटन प्रेस करना है, Alt Z, आई रिपीट Alt Z, ठीक है। Alt Z प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा एक पैराग्राफ है जिसको हम एज अ प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑटो सेव वो किया हुआ है, लाइव सर्वर इनेबल किया हुआ है, तो हमें दोबारा से कोड को रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो हमारा जो पेज है वो ऑटो लोड हो गया, ठीक है। और ये पैराग्राफ हमारा डिस्प्ले हो गया। अब कोई भी आप वेबसाइट जब जाते हो, लाइक मैं W3 स्कूल में ही देख लेता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये बेसिकली उसने कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने बॉडी के अंदर लिखा और मेरी वेबसाइट पे जाके वो डिस्प्ले हो गया, सेम वैसे ही उसने इस वेबसाइट के अंदर भी कुछ भी कोड लिखा हुआ है और वो कोड हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता जा रहा है, ठीक है, वेबसाइट को। तो ये हमारी कुछ भी था जो हमने लिखा और ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अब हमने यहाँ पर कोई भी टैग नहीं यूज किया, बॉडी के अंदर हमने लिखा और वो हमारा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ है ना, तो मैं इसको यहाँ पर कट करता हूँ और मैं पी नाम का एक टैग ले लेता हूँ, ठीक है। पी नाम का टैग ले लिया और इस टैग के अंदर मैंने इसको अपने कोड को पेस्ट कर दिया, अपनी लाइन ऑफ कोड को, अपने पैराग्राफ को। तो ये एक पैराग्राफ का टैग होता है। जब भी आपने पैराग्राफ बनाना है तो उसको पी टैग के अंदर आपने क्लोज कर देना है। अभी के लिए कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं वापस जाता हूँ और ये मेरा एक लोरम इप्सम का पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पर मैं दूसरा लोरम इप्सम का पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये एंड हो रहा है, मैं दूसरा एक लोरम इप्सम का पैराग्राफ, मैंने 3 पैराग्राफ लिख दिए। और जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा था मैंने न्यू लाइन से पैराग्राफ को स्टार्ट किया। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। थर्ड वन पैराग्राफ लोरम इप्सम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपके तीनों पैराग्राफ में कोई भी उसने स्पेस नहीं दी, जहां पे एक पैराग्राफ एंड हो रहा है वहीं से उसने दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप अपने पैराग्राफ को पी नाम के पैराग्राफ नाम के टैग में क्लोज कर दोगे, तो अभी आपका जो भी कोड होगा ये इसको एज अ पैराग्राफ बिहेव करेगा। अब आपका ये पैराग्राफ बन गया और नेक्स्ट जो भी आएगा वो दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट हो गया। लेकिन उसने थर्ड पैराग्राफ को सेपरेट नहीं किया, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लोरम से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं दूसरे पैराग्राफ को भी इसी तरह से पैराग्राफ के टैग में क्लोज कर देता हूं, तो अब वो उसको क्या करेगा, एज अ पैराग्राफ बिहेव करेगा, ये देखो। और उसको थर्ड वन को उसने सेपरेट कर दिया, इन दोनों पैराग्राफ्स को उसने सेपरेट कर दिया। और दूसरी चीज, अगर आप इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान और स्पेस लेके आना चाह रहे हैं, तो आपके पास अब देखो, जैसे मैंने पैराग्राफ का टैग लिखा तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग था। बट अगर मैं यहाँ पर एक लाइन की स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास एक टैग होता है BR का, इसको बोलते हैं लाइन ब्रेकर, ठीक है। BR स्टैंड फॉर ब्रेकर। तो हमारे पास लाइन ब्रेकर का एक टैग होता है। तो अब ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इस पैराग्राफ को, इस पूरे के पूरे लोरम इप्सम वाले पैराग्राफ को मैंने एक पैराग्राफ बनाना था, ठीक है। किसी एक चीज को मैंने एक पैराग्राफ बनाना था, तो इसलिए मैंने उस पैराग्राफ को पैराग्राफ के टैग के अंदर क्लोज किया। बट लाइन ब्रेकर किसी एक वर्ड पे या किसी एक पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। ये दो चीजों को आपस में सेपरेट कर रहा है, ठीक है। आप ये देखें, ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये सेकंड पैराग्राफ, इन दोनों को ये सेपरेट कर रहा है, इनके दरमियान स्पेस लेके आ रहा है। तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग बनता नहीं है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग कब बनेगा, लेट्स सपोज जैसे एक पैराग्राफ था, आप इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो पैराग्राफ की फंक्शनैलिटी को, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ को पैराग्राफ के टैग के अंदर क्लोज कर दिया। बट ये ब्रेकर का जो टैग है, ये दो पैराग्राफ के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने वन टाइम किया तो वन टाइम वहां पे आ गया। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने पेस्ट किया, दोबारा पेस्ट किया, दोबारा पेस्ट किया, 3 टाइम पेस्ट किया, तो देखो आपको 3 लाइन्स की स्पेस मिल गई। अगर मैं वन टाइम रेज कर देता हूँ तो ये 2 लाइन की स्पेस मिल गई। अगर मैं वन टाइम मोर रेज कर देता हूँ तो ये 1 लाइन की स्पेस बन गई। और ये वन टाइम ये भी रेज कर देता हूँ, ये पैराग्राफ की जो स्पेस जितनी थी वो उतनी बच गई, ठीक है। तो हमारे पास लाइन ब्रेकर का टैग होता है BR, ठीक है। तो ये लाइन ब्रेकर का टैग होता है। अच्छा,
इसी तरह से अब अगर फर्ज करते हैं आपने अपनी वेबसाइट में इस चीज को बोल्ड करना है, ठीक है। अच्छा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी के लिए आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, लाइक कि HTML का टैग, ये हेड का टैग, ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बॉडी के अंदर जितना भी लिखा हुआ है ना, मैं इसको कट करता हूँ। मैंने इसको कट किया और अपने पूरे के पूरे कोड को मैंने रेज कर दिया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है शिफ्ट का बटन, और साथ में वन वाला बटन प्रेस करना है। ये नॉट का साइन आपके सामने आ जाएगा। शिफ्ट और वन का बटन प्रेस करेंगे तो ये नॉट का साइन आ जाएगा, और साथ में ये देखो, ये आपको जो है ना एग्जाम्पल दे रहा है। ये बेसिकली क्या है, बॉयलर ऑपरेट है। जब आप इस पे एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको बेसिक जो HTML का कोड है ना, ये खुद ब खुद लिखा हुआ दे देगा। अब जो आपने अभी लिखा था और ये जो इसने लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं उसके अंदर अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ जो हमने उसके अंदर लिखा हुआ था, और यहाँ पर चेक करते हैं। लेट मी रिफ्रेश इट। तो हमारा ये कोड वैसे का वैसे रन हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आया, अब अगर टॉप में देखो आप टाइटल, तो टाइटल आपके पास डॉक्यूमेंट आया हुआ है, तो यहाँ पर टाइटल में देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज, तो यहाँ पर हमारा माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर ये हमारा HTML का टैग है, ये वाला। ये ओपनिंग है और ये एंड में क्लोजिंग है, ठीक है। ये टॉप में लिखा हुआ है डॉग टाइप। इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है ना, वो इसकी क्या है, वो HTML है, ठीक है। ये जो हम फाइल जिसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे हैं, उसकी डॉग टाइप मतलब उसकी डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, HTML। अगर मैं इसमें इसको रिमूव भी कर देता हूँ तो भी हमारा कोड वैसे का वैसे रन हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक सिंटेक्स जो वो HTML का लिख के देता है VS कोड, उसके अंदर लिखा होता है। आप भी लिख लेंगे तो ये ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट आ रहा है, ये HTML का टैग है जिसके अंदर लैंग नाम का एट्रीब्यूट आ रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है, इंग्लिश। ये बेसिकली लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह से हेड के अंदर कुछ हमारे पास टैग्स हैं, मेटा के टैग। तो हम यहाँ पर अपने कोड के अंदर हम देख रहे थे अपने एट द लास्ट कि ये हेड के टैग के अंदर ये जो मेटा टैग्स है ना, ये बेसिकली एसईओ में यूज होते हैं, ठीक है। एसईओ की स्टैंड फॉर हमारा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जब हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे डालते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोबेल स्काई, ठीक है। अब मैंने वेबसाइट का लिंक नहीं दिया, मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा नोबेल स्काई, तो टॉप पे मेरी वेबसाइट जो है ना शो हो गई, ठीक है। तो ये किस तरह से शो होगी टॉप पे, ये बेसिकली टॉप पे इस बिहाफ पे शो हुई है कि इसकी एसईओ अच्छी की गई है, ठीक है। मैंने वेबसाइट की कोई एसईओ नहीं करवाई, ये विदाउट एसईओ टॉप पे आ रही है। उसकी रीजन क्या है कि जब मैंने अपनी वेबसाइट का कोड लिखा ना, तो उसमें ये मेटा के टैग्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जब मैं अपने कोड लिख रहा था ना, तो यहाँ पर ये देख रहे हो HTML का टैग है ना, तो उसके बाद साथ ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव का एक एट्रीब्यूट होता है, वो अगर आप साथ साथ यूज करते रहते हो ना, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है इस चीज में, ठीक है। तो इस तरह से और काफी चीजें होती हैं जो आपकी वेबसाइट को टॉप में रैंक कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज भी एक थी कि नोबेल स्काई से बहुत कम लोग थे। अब ये नोबेल स्काई इंटरनेशनल जो है ना, एक और वेबसाइट है जो काफी ज्यादा जो है ना फेमस है। और अगर मैं इसकी बात करूं गूगल मैप पे, तो गूगल मैप पे नोबेल स्काई अगर आप सर्च करते हो तो नोबेल नोबेल स्काई इंटरनेशनल जो है ना टॉप पे आता है, ठीक है। बट यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई कुछ एसईओ अच्छी हो गई या जैसे भी, तो ये वेबसाइट जो है ना वो टॉप पे शो होने लग गई, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेटा टैग्स है ना, ये एसईओ में यूज होते हैं। एसईओ होती है वेबसाइट की, तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो सर्च इंजन पे टॉप पे आ जाती है। तो अभी के लिए इनके चक्कर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको काट भी देते हो तो भी आपकी वेबसाइट जो है ना सेम एज इट इज रन होती है। बट मैं इसको रहने दूंगा। और टाइटल में आप अपना टाइटल वेबसाइट का देते हो, और उसके बाद बॉडी के अंदर आप अपना कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम अपना HTML का जितना भी कोड करेंगे वो टैग्स के थ्रू करेंगे, टैग्स लिखते जाएंगे और हमारा कोड होता जाएगा, ठीक है। तो इन पैराग्राफ्स के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने इन टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज आप चाह रहे हो कि पहले पैराग्राफ के अंदर ये जो लोरम इप्सम है ये बोल्ड हो जाए, तो मैं इसको कट करता हूँ, और यहाँ पे एक बोल्ड के लिए बी नाम का टैग होता है, बी से बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो अभी ये मेरा लोरम इप्सम जो है ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बोल्ड हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक और टैग भी होता है इसको बोल्ड करने के लिए, वो होता है स्ट्रॉन्ग का टैग। अब मैं इसको ओमिट कंस्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास वर्ड है, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करता हूँ, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कोई भी एक टेक्स्ट है, ये कोई एक वर्ड है जिसके ऊपर मैं उसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ,
तो उस वर्ड के ऊपर, उस पैराग्राफ के ऊपर कोई एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, तो उसको क्या करेंगे हम, एक टैग के अंदर क्लोज करेंगे। तो इसलिए वो टैग ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। ठीक है, इसको बोल रहे होते हैं बेसिकली क्लोजिंग टैग। ये जो हमारे पास बी आर का लाइन ब्रेकर टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसको हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये खुद को खुद ही क्लोज कर देता है। अब ये स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो ये मेरा जो जो भी टेक्स्ट था ये मेरा इसके अंदर क्लोज हो गया। तो अब ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से बोल्ड था बी का टैग, वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग का टैग है। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो आप इनको बी के टैग को भी यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग के टैग को भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर आप हेडिंग्स बनाना चाह रहे हो, तो मैं पैराग्राफ के ऊपर ही कुछ हेडिंग बना देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग, हेडिंग नंबर 1। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता जाता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये मैंने 6 हेडिंग बना ली। अब ये फर्स्ट वन जो हेडिंग है, इसको मैं क्लोज करूंगा। हमारे पास हेडिंग्स जो होती हैं वो 6 डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, H1 से लेकर H6 ये हेडिंग्स होती हैं, H। ठीक है, तो मैं इसको कट करता हूँ फर्स्ट वन को, और मैं इसको H1 में क्लोज कर देता हूँ। H1 का टैग ओपन और क्लोज किया, और इसके बिटवीन मैंने ये हेडिंग नंबर 1 लिख दिया। इसको मैंने दूसरे वाले को कट किया, और मैंने यहाँ पे H2 टैग लिखा और इसके अंदर क्लोज कर दिया। इसी तरह से इसको मैंने H3 में क्लोज कर दिया। फोर्थ वन को मैंने जो है H4 में क्लोज कर दिया, और फिफ्थ वन को मैंने H5 में क्लोज कर दिया, और इसी तरह से ये जो सिक्स्थ वन है इसको मैंने H6 में क्लोज कर दिया। ये हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास H1 हेडिंग है, ये H2 है, H3, H4 और H5 और H6 साथ में शो हो रहा है, हेडिंग नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। अब आप देख सकते हो ये जो बोल्ड है, ये H6 हेडिंग से ज्यादा बोल्ड है, ऑलमोस्ट H5 से भी ज्यादा बोल्ड है, बट H4 से थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने वेबसाइट के अंदर बड़ी हेडिंग यूज करनी है तो आप H1 का यूज कर सकते हो, उससे छोटी करनी है तो H2 का कर सकते हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेडिंग H1 से भी ज्यादा बड़ी हो, या इनके बिटवीन हो, H1 और H2 के दरमियान हो, कोई आप बनाना चाह रहे हो, तो आप उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। वो बेसिकली फिर उसकी स्टाइलिंग में आ जाता है, वो हम CSS का यूज करके करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये हमारे पास 6 टाइप के हेडिंग्स होती हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ टैग्स। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री के अंदर फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास फार्मूला है H2SO4। ठीक है, H2SO4। अब ये H2 जो है ये 2 बेस में आएगा, H के बेस में, और इसी तरह से ये जो 4 है ये O की बेस में आएगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेस में नहीं आ रहे, ये बेसिकली उसके बिल्कुल इक्वली सिबलिंग बन के आ रहे हैं। जैसे H है और 2 है, ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग बन के आ गए। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो 2 है वो H की बेस में आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास कुछ टैग, इसके लिए भी हमें टैग्स यूज करने पड़ते हैं। अब 2 टैग्स होते हैं हमारे पास, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट SUP, और एक होता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट SUB। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये जो सुपर, P स्टैंड फॉर पावर और बी स्टैंड फॉर बेस। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो जब हमने बेस में लिखना है तो हमें सबस्क्रिप्ट का टैग यूज करना पड़ेगा। जब हमने पावर में लिखना है, लाइक हमारे मैथ के फार्मूलाज होते हैं H³ + H², तो वो हमें फिर सुपरस्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। मैं इसको कट करके 2 को एक सबस्क्रिप्ट का टैग यूज करता हूँ, SUB। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्लोज कर दिया 2 को। तो अब 2 हमारा बेस में चला जाएगा, ये देखो 2 हमारा बेस में आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं 4 को भी कट करता हूँ, और यहाँ पे भी SUB टैग यूज करूंगा, SUB, और मैं इसके अंदर जो है 4 लिख दिया, तो ये हमारा 4 भी बेस में आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारा H2SO4 फार्मूला बन गया। ठीक है, कि हमने सबस्क्रिप्ट टैग जो था उसको यूज किया।
इसी तरह से अगर मैं मैथ के फार्मूला की बात करूँ, ये बेसिकली हम देख क्यों रहे हैं, अब पॉसिबल है कि हमारी जो वेबसाइट हो उसके अंदर कोई फार्मूला लिखना हो हमने, ठीक है, तो हम फार्मूला इस तरह से फिर लिखेंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल लिखेंगे तो वो तो बेस में या पावर में नहीं आएगा। तो हमें बेस में या पावर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं चाहता हूँ एक्स का क्यूब, तो अब क्यूब जो होगा उसको मैं SUP सुपरस्क्रिप्ट के टैग में लिखूंगा। ये मैंने ओपन और क्लोज किया, और इसके अंदर मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस, फिर लिख दिया मैंने एक्स, और इसकी पावर फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो SUP का टैग ओपन क्लोज करूंगा, इसके अंदर मैं स्क्वेयर लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा +2, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर +2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं एक लाइन ब्रेकर यूज कर लेता हूँ BR का, ताकि ये न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है, तो ये न्यू लाइन में आ गया, आप देखो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर +2 बन गया। अगर मैं इसको वैसे लिख देता, लाइक एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो अब ये इस तरह से आना था। ये आपको नजर आ रहा है, ये इसके सिबलिंग में आ रहा है, पावर में नहीं आ रहा। तो हमने जब इसका सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज किया तब ये क्या हुआ, पावर में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये यूज कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का टैग था हमारे पास। अच्छा, उसी के साथ साथ अब हमारे पास एक टैग होता है प्री का टैग। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है लोरम इप्सम वाला, इसमें लोरम इप्सम के बाद मैंने कुछ स्पेसेस डाल दी। अब ये स्पेसेस यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगी। ठीक है, ये यहाँ पर तो हमने स्पेसेस डाली हैं बट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ को प्री के टैग के अंदर क्लोज कर देंगे। प्री नाम का एक टैग होता है हमारे पास, इसके अंदर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हमारी जितनी स्पेसेस हैं या कुछ भी, तो वो हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेट मी चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, ये हमने इसके बाद, ये जो हमारे फार्मूलाज थे, इसके बाद वाला जो पैराग्राफ था ना, सेकंड पैराग्राफ, मैं फर्स्ट में चेक कर रहा था, तो इसमें हमने स्पेसेस डाली हैं। अगर मैं इसको प्री वाले टैग को हटा देता हूँ, तो अब आप देख सकते हो, अब ये हमारी स्पेसेस जो हैं, अब ये हमारी जो स्पेसेस हैं वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है। देखो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, ये स्पेसेस हमें डिस्प्ले नहीं हो रही। बट अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ प्री के टैग में, प्री, और इसके अंदर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो अब हमारी जितनी भी स्पेसेस थी वो हमारी डिस्प्ले हो गई। ठीक है, ये स्टार्ट में इतनी जो स्पेस है ये भी इसने डिस्प्ले कर दिया यहाँ से, और ये इसके आगे जो स्पेस है ये भी डिस्प्ले कर दी है। समझ आई है? जी सर। ओके, साथ साथ में मुझे जवाब भी देते रहना, क्योंकि मुझे तो लगेगा कि सब सो रहे हो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप एक्टिवली क्लास को ले रहे जी हो। जी सर, समझ आ रही है। जी, जरा आप अपना हाथ ऊपर करो, ताकि पता चले कौन जी कौन है क्लास सर। में। हैंड रेज करो, जो क्लास में अवेलेबल है हैंड रेज करो अपना। ये नजर नहीं आ रहा। ये कुछ लोग मुझे लगता है अवेलेबल नहीं है क्लास के अंदर। अच्छा चलें, ठीक है। ओके, तो हमने अभी के लिए देखा है प्री टैग। तो इसके साथ साथ अगर लेट्स सपोज आप अपने कोड के अंदर किसी भी जगह पे कोटेशन डालना चाह रहे हैं, तो आप कोटेशन भी डाल सकते हो। ठीक है, लाइक ये जो वर्ड है ना, इसमें मैं कोटेशन डालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ज़रा कट करता हूँ, और क्यू नाम का हमारे पास एक टैग होता है, इसके अंदर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये जो हमारा वर्ड है इस पर कोटेशन लग जाएगी। ये देखो, ये यहाँ पर कोटेशन लग गई। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, ये जैसे प्री के टैग में मैंने क्लोज कर दिया ना, तो ये मेरा पैराग्राफ एक ही लाइन में शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने उसको एक ही लाइन में रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो हम अगर प्री को पैराग्राफ के बाहर लगा दें तो शायद पॉसिबल है
कि हमारा पैराग्राफ बन जाए। लेट मी चेक, मुझे कंफर्म नहीं है, चेक कर लेते हैं इसको। पैराग्राफ के बाहर मैंने अगर इसको रखा तो भी वो एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने प्री के टैग में मैंने बताया जब क्लोज कर देंगे ना तो जैसे जैसे हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता जाएगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वर्ड के और पिछले वर्ड के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। हाँ अगर मैं इसको स्पेस डाल देता हूँ ना, अब मैंने इसको न्यू लाइन में ले गया, अब ये न्यू लाइन में आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने प्री के टैग में जो जो काम करते गए वो वैसे वैसे उसको करता जाएगा। जैसे मैं इसके बाद अगर स्पेस डाल देता हूँ तो ये इस वर्ड के बाद दोबारा से स्पेस आ गई, देखो, ठीक है। इस सेंट वर्ड जो है इसके बाद दोबारा से स्पेस आ गई क्योंकि हमने प्री का टैग यूज किया हुआ है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, प्री के टैग को, ये काफी कम्प्लेक्सिटीज ला रहा है, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप अलीशा? अलीशा और अली अब्बास, आपका माइक जो है ना अनम्यूट है। ओके, तो मैंने अभी के लिए प्री का टैग जो है उसको हटा दिया है। तो उसके बाद हम जरा देख लेते हैं कोटेशन का टैग हमने देखा है अभी। मैं देख लेता हूँ कोटेशन अप्लाई हुई है, ये देखो इस वर्ड पे हमारी जो है ना कोटेशन अप्लाई हो गई। तो ये मैंने क्यू का टैग यूज किया है जिससे हमारी कोटेशन जो है वो लग गई है हमारे कोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HTML के अंदर कुछ लिस्ट्स होती हैं, ठीक है। अगर आपने MS वर्ड का यूज किया तो आपको पता होगा कि उसके अंदर कौन कौन सी लिस्ट होती है हमारे पास। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर लिस्ट बनी होती हैं। अब अगर हम जब हम लिस्ट बनाते हैं ना तो बना रहे हैं तो तब आपको समझ लगेगी कि लिस्ट कौन कौन सी होती हैं। एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, और दूसरी होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, शिट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब ये ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जब मैं लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, UL, अनऑर्डर लिस्ट, तो इसके अंदर और दूसरी चीज है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, OL, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, तो इनके अंदर जो टैग यूज होगा वो होगा LI का, ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी। मैं अब ऐसा लिख लूँ तो भी मेरी मर्जी, LI और दूसरा LI, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ कि LI मल्टीप्लाई विद 3 कर देता हूँ, तो ये 3 LI के टैग बना के मुझे दे देगा, ठीक है। मोर देन वन टैग बनाने हो तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर मैं अभी के लिए 3 रख लेता हूँ, और OL के अंदर भी मैं अभी के लिए OL को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अनऑर्डर लिस्ट मैंने बनाई और इसके अंदर 3 LI टैग मैंने लिखे। अब मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, मैं लिस्ट ऑफ मैंगोज, सॉरी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंगो, MANGO, मैंगो, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ ऑरेंज, और मैं लिख देता हूँ बनाना, ठीक है, BANANA। तो यहाँ पर हमारी जो है ना वो लिस्ट बन के आ गई है, आपको डिस्प्ले हो रहे हैं तीनों नाम, मैंगो, ऑरेंज और बनाना। तो ये हमारी लिस्ट एक बन के आ गई है। अब लिस्ट हमारी दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जिसमें एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है, लाइक 1 2 3 हो गया एक सीक्वेंस, या ABC एक सीक्वेंस हो गया। बस अनऑर्डर लिस्ट में हमारा कोई सीक्वेंस नहीं होता, ये डॉट बन के आ गए, ये सर्कल हो सकते हैं, या फिर हमारे स्क्वायर हो सकते हैं। लाइक मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा जो UL का टैग है, इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, लेट मी द चैट, ओके स्लान। अब UL का जो टैग है इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का, ठीक है, TYPE टाइप। ये टाइप जो है मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारे पास डिफॉल्ट शो हो रहा है ना, ये डॉट सा, तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं डिस्क, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्कल, CIRCL, सर्कल, तो ये सर्कल बन गया, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ये सर्कल बन गया है। इसी तरह से अगर मैं लिख देता हूँ स्केयर, SQUAR, स्केयर, तो हमारे पास ये स्केयर बन गया। और जो डिफॉल्ट होता है वो हमारे पास होता है डिस्क, अगर मैं डिस्क लिख लेता हूँ तो ये डिस्क बन गई, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ऑन ऑर्डर लिस्ट, सॉरी ऑर्डर लिस्ट होते हैं, इसके अंदर भी LI का टैग होता है, लाइक LI मल्टीप्लाई 3 लिखता हूँ तो ये मेरे पास 3 LI के टैग बन गए। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है।
तो ये हमारे 3 जो है ना, ये हमारी बन गई अनऑर्डर लिस्ट और ये बन गई ऑर्डर लिस्ट। अब ये ऑर्डर जो है ना एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अगर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। लाइक मैं टाइप यहाँ पर लिखूंगा, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट की टाइप चेंज की थी, वैसे हम ऑर्डर लिस्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अब ये मेरे पास डिफरेंट टाइप है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1 होती है उसकी टाइप। मैं अगर इसको कैपिटल ए लिखता हूँ तो ये अब कैपिटल ABC मुझे दे देगा। अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूँ तो अब ये मुझे स्मॉल ABC दे देगा, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं इसको जो है 1 लिख देता हूँ तो ये मुझे 1 2 3 दे देगा। अगर मैं आई लिख देता हूँ तो मुझे ये इस तरह से दे देगा, ये 1 2 3, ठीक है, आई की फॉर्म में। अगर मैं इसको कैपिटल आई लिख देता हूँ तो ये मुझे कैपिटल आई की फॉर्म में 1 2 3 इस तरह से दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं ऑर्डर लिस्ट की और अनऑर्डर लिस्ट की। आप इसको 1 बाई 1 चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा गला कुछ दिनों से खराब है तो इसके लिए सॉरी। तो अभी हमने लिस्ट देखा जिसमें हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो अगर आपको फील हो कि ये बर्डन हो रहा है, इतना काफ़ी है, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। अगर आपको ये बर्डन फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि इतना काफ़ी है, इनफ है, तो आप मुझे बता दें। यस सर, आज के लिए काफ़ी है। ओके उसामा, समवन एल्स, सिंपल है। या शमीर, आई थिंक सो कि आपको इस बारे में काफ़ी आइडिया होगा पहले से। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अगर आप किसी को पहले से थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। बट हमारे कोर्स में काफ़ी बिगनर लोग भी हैं, काफ़ी है आज के लिए। ओके, ओके सलान, आपके लिए भी सिंपल है। तो काफ़ी लोग बिगनर भी हैं, तो आई थिंक सो इतना काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम अपना इमेज का टैग देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वहाँ पर इमेजेस आई होती हैं, तो हम इमेजेस को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज का टैग देखेंगे। इसी तरह से हम अपना लिंक जो है ना क्रिएट करना देखेंगे कि अपनी वेबसाइट के अंदर हम लिंक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपने अक्सर